हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये किसके अंदर पढ़ना है? तो ये हम जो पहले वीडियो आ चुका है वेस्कुलर इंजरी इन किडनी, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पहले मैं इसका समरी ओवरऑल समरी बताती हूँ ताकि आपको ईजी लगे ये टॉपिक। ये जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है ना, ये मेनली वेस्कुलर इंजरी, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसमें इंजरी हो जाता है, उसके कारण ये क्या होता है, ये सिंड्रोम होता है। तो इसमें मेनली कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब ब्लड वेसल्स के कंपार्टमेंट। तो इसमें होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? कोगुलेशन होता है। ये जो इंजरी है वो किसके कारण होता है? तो कोगुलेशन के कारण होता है, थ्रोम्बोसिस के कारण होता है और इम्बोलिज्म के कारण होता है। देखिए, कोगुलेशन मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको कहते हैं ब्लड का जमना। थ्रोम्बोसिस मतलब अगर ब्लड जम कर अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो को रोक रहा है तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और इम्बोलिज्म जहाँ तहाँ रोक रहा है, ये एक जगह पे नहीं, ये मतलब छोटा 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 अलग अलग जगह पे कोगुलेशन होता है, तो उसको कहते हैं इम्बोलिज्म। ठीक है, तो इसके कारण ये होता है। तो इसमें कौन सी दवा देंगे? तो एंटीकोगुलेंट क्या ड्रग्स देंगे। तो उसमें क्या क्या आएगा? तो जैसा कि आपको पता है कि एस्पिरिन, वारफरीन, हेपरीन और कुछ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स यूज होते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया। अब चलिए पीपीटी देखते हैं क्या है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी के द्वारा हमारे बॉडी में खुद, ऑटो इम्यून किसको कहते हैं? मतलब जो हमारा सेल है ना वो खुद के सेल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसको क्या करता है? डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, तो इसको ऑटो इम्यून कहते हैं। और इसके कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है ये किससे रिलेटेड है? तो जैसे मैंने बताया था कि कोगुलेशन से। तो हाइपर कोगुलोएबिलिटी, आर्ट्रियल या वेनस थ्रोम्बोसिस या प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी से भी ये रिलेटेड है। मतलब प्रेगनेंसी वुमेन अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर क्या बीमार पड़ जाए, मॉर्बिडिटी मतलब सिकनेस, ठीक है, अगर बीमार पड़ जाए तो भी ये डिजीज हो सकता है। तो इसमें मेन साइट क्या होता है? तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट इसका मेन साइट है। हाँ, तो क्या क्या पढ़ा? ये इसमें मेनली क्या होता है? हाइपरकोगुलोपैथी होता है और क्या होता है? वेनस थ्रोम्बोसिस या प्रेगनेंसी मॉर्बिडिटी के कारण ये डिजीज होता है। इसमें मेन साइट क्या होता है? तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट। अब किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो किडनी के में जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है उसमें ये डिजीज होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो अब इसको याद करना बहुत हार्ड लग रहा है, तो देखिए डायग्नोसिस करने का तरीका। लूपुस मतलब होता है इरोशन। ठीक है, देखिए हम इसमें कोगुलोपैथी, कोगुलेशन के कारण ये डिजीज हो रहा है, तो एंटी कोगुलेंट देखेंगे। ठीक है, तो एंटी कोगुलेंट डायग्नोसिस करेंगे तो किसका? लूपुस का। ऐसे से याद करने का तरीका, जब लिपिड जब कोगुलेशन होता है तो उसके कारण जब वो ब्लड फ्लो के साथ जाता है तो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाते हैं? इरोशन हो जाते हैं। इरोशन का दूसरा नाम क्या है? लूपुस। तो हम कौन सा डायग्नोसिस करेंगे? तो लूपुस एंटीकोगुलेंट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है या एंटी कार्डियोलिपिन। अगर सिर्फ ब्लड कोगुलेशन के कारण ही नहीं ये ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन आता है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है कि ये फैट्स क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण भी ब्लड वेसल्स का फ्लो ये क्या होता है? कम हो जाता है। तो उसको कहते हैं एंटी कार्डियोलिपिन, अगर वो पॉजिटिव आए तो। वैसे ही अगर एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडी आए तो। और ये सर्कुलेशन क्या तुरंत बना और तुरंत ये डिजीज हो जाएगा? नहीं, मिनिमम कितने भी ये सर्कुलेट करना चाहिए हमारे ब्लड वेसल्स में, किडनी के ब्लड वेसल्स में मिनिमम 12 वीक। याद रखिएगा, ये तुरंत नहीं होता है, ये मिनिमम 12 वीक जब सर्कुलेट करेगा ना पूरे किडनी में तब ये डिजीज होंगे, सिंड्रोम होंगे। कौन सा? एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ठीक है, ये दो टाइप में हुआ है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम आइडियोपैथिक है, सेकेंडरी का दूसरा नाम सिस्टेमेटिक लूपुस इराइथेमस है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, क्या याद रखना है? थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हाइपरकोगुलोपैथी। इसी से आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, अगर वेन में हुआ तो डीप वेन,
थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, और स्ट्रोक। देखिए जब कार्डिक में क्या होता है के ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जब कोगुलोपैथी स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जा पाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक का सीवियर केस को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये भी याद हो गया क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। अब रीनल में ये मेनली डिजीज होता है तो उसके माइक्रोवेस्कुलर या माइक्रो मतलब जो ब्लड वेसल्स छोटे छोटे होते हैं, और माइक्रो मतलब जो बड़े बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जो थ्रोम्बोसिस होता है वो इसका क्लिनिकल फीचर्स है। ये बात याद करने की चीज़ है। हॉलमार्क क्या होता है, तो लिविडो रेटिकुलरिस। एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का हॉलमार्क क्या होता है, लिविडो रेटिकुलरिस। इसमें क्या होता है, पर्पलिश कलर का पैच बन जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए, अब तो ये एक सिंपल सी बात है, अगर थ्रोम्बोसिस कोगुलोपैथी या क्या एम्बोलिज्म हो रहा है तो उसमें क्या करेगा, ब्लड फ्लो को कम कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन। ये तो आपको स्टार्टिंग से ही जानते होंगे। कहीं पर हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है, ब्लड हाइपरटेंशन होता है। तो ये हाइपरटेंशन इसमें मेनली होगा, ठीक है। मतलब 90% केसेस में ये हाइपरटेंशन जरूर होगा अगर ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम रहा तो। अब एक और है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या होता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है, इसमें जो रीनल आर्टरी होता है उसके मिड पोर्शन में क्या होगा, या तो स्टेनोसिस हो जाएगा या अल्टेरोस्क्लेरोसिस या डिस्प्लेसिया हो जाता है। मतलब फाइब्रो जो मस्कुलर मसल्स हैं वो अच्छा से डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसके कारण ये डिजीज होता है। तो अब इसको हम बायोप्सी कैसे करेंगे, APAS इसका फुल फॉर्म होता है, क्या अभी पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। तो APAS का फुल फॉर्म है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो एक किडनी बायोप्सी से भी कर सकते हैं। तो किडनी बायोप्सी किस लिए यूज होता है, तो किडनी बायोप्सी अगर कोई लोकल एरिया में अगर डैमेज हो रहा है, जिसको फोकल कहते हैं, या डिफ्यूज, वो डैमेज क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वैसा अगर माइक्रोएंजियोपैथिक डिजीज होगा, डिजीज इन माइक्रो ब्लड वेसल्स को कहते हैं माइक्रोएंजियोपैथी, ठीक है। तो अगर वैसा डिजीज होगा तो हम क्या करेंगे, किडनी बायोप्सी करेंगे। या अगर ये ग्लोमुलर टफ्ट, वेस्कुलर ट्री, ये सब में अगर थ्रोम्बोसिस ये सब में होगा तो क्या करेंगे, किडनी बायोप्सी करेंगे, ठीक है। ये करता कैसे है, तो अगर मेनली ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या हो जाए, रिकलिंग हो जाए, सिकुड़ जाए, या वो फिर से रीडुप्लीकेट करे, ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, ये किडनी बायोप्सी करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, थेरेपी क्या है, तो जैसे कि हम जानते हैं एंटीकोगुलेंट, मोस्ट पॉपुलर एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है एस्पिरिन, ठीक है, वारफरीन, हेपरीन, और एक और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज करते हैं। ये कहलाता है की एलिमेंट ऑफ थेरेपी, मतलब ये मेन ड्रग्स है। एक और आ जाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में, क्या आ जाता है, रितुक्सीमब। ये क्या करता है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, क्या, एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये क्या है, मोआ है इसका, रितुजिमाब का, ठीक है। अब ये क्या करता है, एपी एंटीबॉडीज़ को डिसअपियरेंस करता है, ठीक है, डिसअपियरेंस मतलब ख़त्म करने का ट्राई करता है। और भी एक ट्रीटमेंट करते हैं, क्या, प्लाज्मा फेरेसिस विथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लाज्मा फेरेसिस मतलब क्या होता है, पूरे शरीर से पहले ब्लड निकाला जाता है, उसके बाद उसमें सेलाइन के साथ उसको किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसके बाद फिर से बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है। ये मेनली किस डिजीज में होता है, तो तमा थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी में हम ये प्रोसेस करते हैं। कौन सा, प्लाज्मा फेरेसिस विथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में डालिए, हम और अच्छा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।